हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज इस वीडियो ब्लॉग में मैं एक और कमेंट का जवाब देने जा रहा हूँ। लेट्स रीड द कमेंट फर्स्ट। सो कमेंट है अमन निसार का। सर, अपनी 10-15 शॉर्ट फिल्म्स बनाने के बाद और अपनी 3-4 स्क्रिप्ट्स रेडी करने के बाद प्रोड्यूसर्स एग्जीक्यूटिव्स को कैसे पिच करें, एक डिटेल सेशन पिचिंग पर प्लीज बनाइए। सो अमन, बेसिकली पिचिंग के बारे में पहले बता चुका हूँ किसी वीडियो में। मुझे याद नहीं है कौन सा वीडियो है वो, पर मैं पहले इस पे डिस्कस कर चुका हूँ और शायद नहीं किया होगा, मुझे याद नहीं है। बट एनीवेज मैं उसको फिर से बता देता हूँ। तो पिचिंग का प्रोसेस जो है वो एक सेपरेट आर्ट है जो हर राइटर को पता होनी चाहिए, क्योंकि राइटर का काम आप सिर्फ इतना ही नहीं रह गया है कि आप सिर्फ राइटर जाके प्रोड्यूसर को अपनी कहानी सुनाता है और वो अप्रूव करता है, डिसअप्रूव करता है या उसको पैसा देता है कि ठीक है, तो अपनी कहानी मुझे दे दो, मैं इसके बाद देखूँगा कि मुझे क्या करना है। ये पहले चलता था, पर जब से कॉर्पोरेट ने टेक ओवर किया है, तब से चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं। अभी कई बार आपको जो अपना स्क्रीन प्ले है, वो किसी एजेंसी को पिच करना पड़ता है या जिस ऐसे प्रोड्यूसर को पिच करना पड़ता है जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, या फिर किसी ओटीटी प्रोग्राम के हेड को पिच करना पड़ता है, जिसको पूरा स्क्रीन पे पढ़ने का टाइम नहीं है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अभी जो समय है, उसमें क्या है कि लोगों के पास टाइम नहीं है स्क्रीन प्ले पढ़ने का, जैसे पहले के टाइम होता था ना। और वो आपको मिलने का समय भी नहीं देंगे कि आप बैठ के उनको अपना स्क्रीन प्ले नरेट करो, अपनी कहानी सुनाओ, तो वो टाइम भी नहीं मिलता है। तो उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला उन्होंने, जब क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल स्क्रीन प्ले लिखने लगे हैं। पहले इतने लोग नहीं लिखते थे, उतनी टेक्निकलिटी उनको नहीं पता थी, पर अभी एवरीवन इज राइटिंग देयर ओन स्क्रीन प्लेज बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ ट्यूटोरियल्स ऑन इंटरनेट, एवरीवन नोज़ हाउ टू राइट। सो उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि सबके स्क्रीन प्ले पढ़े नहीं जा सकते। तो एक बेटर चीज़ निकाली उन्होंने, जिसमें उन्होंने कहा कि आप ना अपने फ़िल्म का जो सिनॉप्सिस है या फिर समरी है या फिर वन लाइनर है, वो आप हमको दे दीजिए। अगर हमें वो अच्छा लगता है, देन वील मूव ऑन टू द सेकंड स्टेज वेयर वील रीड द स्टोरी। अगर हमें स्टोरी अच्छी लगती है तो हम आपको बोलेंगे स्क्रीन प्ले भेजो, पहले 15, 20, 40 पन्ने। जब वो पढ़ते हैं, वो उन्हें अच्छा लगता है, देन दे विल कॉल यू फॉर अ मीट, जिसमें वो पूरा नरेशन लेते हैं 2-3 घंटा बैठ के। अगर वो नरेशन उनको अच्छा लगता है, आपके थॉट्स प्रोसेस उनको पता चलते हैं जो उन्हें अच्छे लगते हैं, तो फिर वो आपके स्क्रीन प्ले को अप्रूव करते हैं और फिर पैसा देते हैं और आपसे खरीद लेते हैं उसके राइट्स। सो ये प्रोसेस होता है। अब जो प्रोसेस है ये सिनॉप्सिस लिखने का, समरी लिखने का, ये बड़ा टेक्निकल है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे सिनॉप्सिस दिए हैं लोगों को जो उन्होंने अप्रूव नहीं किए, जो उनको पसंद नहीं आए। तो उसमें जो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में मुझे पता चली ओवर द टाइम, वो ये था कि जब भी आप अपना स्क्रीन प्ले लिखो, तो उसके बाद जब आप समरी लिखते हो, तो हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि पहले अपना स्क्रीन प्ले तैयार रखिए, क्योंकि स्क्रीन प्ले लिखने के बाद समरी लिखी जाती है। अब आज के ज़माने में, पहले क्या होता था कि पहले आप सिनॉप्सिस भेज सकते थे, वो अप्रूव होता है, फिर आप स्क्रीन प्ले लिखने के लिए टाइम ले लेते हो, पहले वो चलता था। पर अभी क्योंकि चीज़ें बहुत फास्ट मूव करती हैं, तो आप अपना स्क्रीन प्ले तैयार रखो। स्क्रीन प्ले के बेसिस पे आप अपना सिनॉप्सिस तैयार करो, ठीक है? ताकि बिल्कुल भी डिस्क्रिपेंसीज़ ना हो दोनों के बीच में। कई बार ऐसा होता है कि आपने सिनॉप्सिस लिख दिया, फिर स्क्रीन प्ले लिखते टाइम आपने उसमें कुछ चेंजेस कर दिए। अब जब आपने चेंजेस कर दिए और आपने उनको भेजा वापस, तो वो कहेंगे कि आपने जो भेजा था हमको, वो कंटेंट दूसरा था, और जो आपने लिख के भेजा है स्क्रीन प्ले, उसका कंटेंट दूसरा है, तो हम इसे अप्रूव नहीं करते हैं। तो उस ग्लिच से बचने के लिए आप एक काम करें कि पहले स्क्रीन प्ले लिख लें, उसके बाद समरी लिखें। और स्क्रीन प्ले लिखने का फायदा ये होता है कि आप भी ज़्यादा क्लियर होते हो कि आपकी स्टोरी किस डायरेक्शन में जा रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सिनॉप्सिस लिखते टाइम हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जो हमने नहीं सोची होती हैं, और स्क्रीन प्ले में वो सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, डायलॉग्स चेंज हो जाते हैं, मूड चेंज हो जाता है, कई जगह थ्रिलर एलिमेंट होते हैं, वहाँ कॉमेडी एलिमेंट हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं, इसलिए स्क्रीन पे लिखना ज़रूरी है। उसका दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर आपका सिनॉप्सिस सेलेक्ट होता है, तो तुरंत स्क्रीन प्ले माँगा जाता है। अगर आपका स्क्रीन प्ले भी रेडी है, तो तुरंत चीज़ें प्रोडक्शन में जा सकती हैं, ये बात उनको पता है। तो वो तुरंत उसको एक्वायर करते हैं, उसके राइट्स, और आपको पैसा देते हैं और आपका स्क्रीन प्ले बिक जाता है। ठीक है? पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि सिनॉप्सिस लिखने के कुछ तरीके हैं, जो आपको समझने पड़ेंगे, और वो आप ये समझ सकते हो कि जो भी आप स्क्रीन पे लिखते हो और जो सिनॉप्सिस लिखते हो, वो आपका अट्रैक्टिव होना चाहिए, विजुअली एंटाइसिंग होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि आइडेटिक लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, मतलब कि आपके जो शब्द हैं, वो इस तरह के होने चाहिए जो विजुअल्स क्रिएट करें। थ्योरेटिकल नहीं होने चाहिए, फिलॉसफिकल नहीं होने चाहिए, और कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप बता सकते हैं तो बताइए। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी है कि आपका सिनॉप्सिस और अच्छा होता है अगर आप कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं शुरुआत में, सिनॉप्सिस लिखने से पहले अपनी ओरिजिनल स्टोरी बताते हैं कि वो आइडिया आपको आया कहाँ से, वो आइडिया जनरेट कैसे हुआ। इसको कहते हैं बैकग्राउंड स्ट्रक्चर। अगर आपने बैकग्राउंड बताया कि आपने कैसे सोचा था वो आइडिया, देन दे माइट गेट इंटरेस्टेड कि अच्छा ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। मतलब इट्स अ ह्यूमन कनेक्शन दैट यू क्रिएट विद द एग्जीक्यूटिव। ये चीज़ मैंने सीखी थी अ जो ब्रेकिंग बैड के जो राइटर हैं, विंस गिलिगन के एक बाइबल से, जो ब्रेकिंग बैड का बाइबल उन्होंने दिया था, उससे सीखा था। उन्होंने शुरुआत में कॉन्टेक्स्ट सेट किया था, और ज़्यादातर जो बाइबल बनाने वाले हैं वो कॉन्टेक्स्ट सेट करते हैं। अब आप पूछेंगे कि बाइबल क्या होता है? तो बाइबल बेसिकली कोई रिलीजियस बुक नहीं है। बाइबल बेसिकली एक ऐसा
एक ऐसा ड्राफ्ट होता है, ऐसा पीडीएफ होता है जिसमें आपके स्टोरी से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। उसमें आपके कैरेक्टर आर्क्स होते हैं, उसमें आपका सिनॉप्सिस होता है, उसमें आपका वन लाइनर होता है, उसमें आपके स्टोरी आर्क्स होते हैं, उसमें आपके टेंटेटिव कास्ट एंड क्रू लिस्ट होते हैं। जो भी चीज़ आपके दिमाग में है आप उसमें लिखते हो। आप लिखते हो कि आप ट्रीटमेंट कैसा करना चाहते हो, राइटर ट्रीटमेंट कैसे करना चाहता है, डायरेक्टर का ट्रीटमेंट कैसा हो सकता है, म्यूज़िक कैसा हो सकता है, कैसे फ़िल्म लिखेगी दिखेगी बनने के बाद। वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग में एग्ज़िस्ट कर सकती हैं वो आप लिखते हो। पिच बाइबल जो होती है, इसे पिच बाइबल भी बोलते हैं। तो पिच बाइबल जो होती है वो मोस्टली 80 टू 100 पेजेस की बनती है और बहुत मेहनत लगती है उसको बनाने में भी। स्क्रीन प्ले के अलावा भी अब ये एक एडिशनल काम है जो राइटर को करना पड़ता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ पिच बाइबल का, क्योंकि मैंने एक आर्टिकल लिखा था पिच बाइबल पे, ताकि जिन लोगों को प्रॉब्लम हो वो उसको देख सकें। तो ये मीडियम पे मेरा एक आर्टिकल है। आप गूगल करोगे अगर नेटफ्लिक्स पिच क्षितिज, तो आपको ये आर्टिकल टॉप पे मिल जाएगा। और काफ़ी लोगों ने मुझे इसके बाद कॉल भी किया था, दुबई से, यूएस से मुझे कॉल आई थी पिच बाइबल बनाने के लिए। मैंने बनाया भी था और थोड़े पैसे भी कमाए थे उसमें। सो कहने का मतलब ये है कि इस पिच बाइबल में मैंने बताया है कि कैसे-कैसे आप पिच बाइबल बना सकते हो, उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं। तो उसमें ब्रीफ सिनॉप्सिस होता है, कैरेक्टर आर्क्स होते हैं, स्टोरी आर्क्स होते हैं, कैरेक्टर ब्रेकडाउन होता है, एपिसोड ब्रेकडाउन होता है। एपिसोड ब्रेकडाउन ये होता है कि मोस्टली जो पिच बाइबल बनती है, वो वेब सीरीज़ के लिए बनाई जाती थी या शोज़ के लिए बनाई जाती थी। तो अब वो मूवीज़ के लिए भी बनती है। तो अगर आप मूवी लिख रहे हैं तो आपको एपिसोडिक ब्रेकडाउन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मूवी नहीं, एक शो लिख रहे हैं, तो आपको एपिसोडिक ब्रेकडाउन करने की ज़रूरत है। आपको हर बताना पड़ेगा कि हर एपिसोड में क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं और हर एपिसोड में हुक पॉइंट्स क्या हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या हैं, क्योंकि उसी के बेसिस पे एग्जीक्यूटिव डिसाइड करता है कि वो पर एपिसोड कितना एक्साइटिंग हो रहा है और किस तरह से फ़िल्म मूव कर रही है या शो मूव कर रहा है। ब्रीफ समरी ऑफ एवरी एपिसोड, जो एपिसोडिक ब्रेकडाउन है वो आपको ये बताना होता है कि हर स्टोरी कहाँ पे आपकी ब्रेक कर रही है, पर जो ब्रीफ समरी ऑफ द एपिसोड है उसमें आपको बताना पड़ता है कि हर एपिसोड में क्या-क्या हो रहा है, किस तरह से चीज़ें मूव कर रही हैं, सो दैट यू आर गोइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। ट्विस्ट इन एवरी एपिसोड, ये भी आपको मेंशन करना पड़ता है, हुक पॉइंट जिसको कहते हैं। लुक एंड फील एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मेंशन करनी पड़ती है। सामने वाला आपकी फ़िल्म को इमेजिन कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, वो बताने के लिए आपको लुक एंड फील डालना पड़ता है, जिसका बेस्ट तरीका ये है कि आप नेट में एड्स, फ़िल्म्स देखो या फिर अच्छी-अच्छी फ़िल्मों के स्क्रीनशॉट्स निकालो और आपकी फ़िल्म से जो रिलेटेड सबसे क्लोज़ेस्ट रिज़ेम्बलेंस करने वाले सीन्स हैं या स्क्रीनशॉट्स हैं, उनको डालिए ताकि उनको लगे, समझ में आए कि अच्छा ऐसा लुक एंड फील आने वाला है, ये कलर टोन आप यूज़ करने वाले हो, इस तरह के फ्रेम्स होंगे, इस तरह के शॉट्स होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि राइटर काफ़ी टेक्निकल होता है, उसको टेक्निकल होना ज़रूरी होता है, उसको पता होना चाहिए फ़िल्में कैसे बनती हैं। एक नॉवेलिस्ट राइटर नहीं बन सकता, तो उसी तरह आपको लुक एंड फील पता होना चाहिए आपकी फ़िल्म में कैसा होता है। और कई बार ये पिच बाइबल डायरेक्टर के साथ बैठ के बनाई जाती हैं, पर मोस्टली राइटर्स को अकेले बनानी पड़ती हैं। उसके बाद आपके मार्केटिंग आइडियाज़ भी होने चाहिए कि भैया ये फ़िल्म आप कौन-सी टारगेट ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, क्या आपकी टारगेट ऑडियंस है, क्या पता आप सिर्फ़ इंजीनियर्स के लिए फ़िल्म बना रहे हो, जैसे टीवीएफ वाले हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस मोस्टली यंगस्टर्स होते हैं और इंजीनियर्स होते हैं जो इंजीनियरिंग की या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वही उनके शो को हिट बनाते हैं। तो वैसे ही आपको अपनी टारगेट ऑडियंस पता होनी चाहिए कि आपके एज ग्रुप क्या है, किस-किस लोगों को आप टारगेट कर रहे हो, कितना ट्रैक्शन आप डेवलप कर सकते हो। और इसके अलावा आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी होती है जिसे कहते हैं फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ द सीरीज़, जो मोस्टली सबको बतानी पड़ती है, इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि अगर इन केस शो हिट हो जाता है या फ़िल्म हिट हो जाती है, तो क्या हम उसको एक्सपैंड कर सकते हैं फ्रैंचाइज़ी में या हम उसका सेकंड सीज़न बना सकते हैं। ये इसलिए बताना ज़रूरी होता है क्योंकि दे वांट टू नो वेदर यू आर रेडी विद द एंटायर कॉन्सेप्ट और नॉट, कि इन केस शो हिट हो जाता है तो हम वी कैन गो ऑन फ्लो विद द सेकंड सीरीज़ और नॉट। सो इफ यू आर रेडी विद इट, दे फील दैट यू आर वेरी मच प्रिपेयर्ड अबाउट इट। तो उसके अलावा मैंने कुछ रूल्स दिए हैं इसमें कि क्या-क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए इसमें नेटफ्लिक्स बाइबल में, या पढ़ लेना आर्टिकल। और इसके अलावा कुछ बाइबल्स हैं इसमें, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स का बाइबल है और ब्रेकिंग बैड का बाइबल है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट बाइबल है पढ़ने के लिए। तो ये आप देख सकते हो। अ, ब्रेकिंग बैड का, अच्छा इसके लिंक्स गायब हो गए हैं समय के साथ। तो ये विंस गिलिगन का बाइबल था जो उन्होंने बनाया था। इसमें उन्होंने एपिसोडिक स्ट्रक्चर जैसे दिया हुआ है, सेटिंग दी हुई है, कैरेक्टर्स दिए हुए हैं। सेटिंग मतलब कि किस एनवायरनमेंट में वो सेट हो रहा है, भाई वो गैलेक्टिक यूनिवर्स में सेट हो रहा है या एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक वर्ल्ड में सेट हो रहा है या फिर मुंबई के धारावी में सेट हो रहा है या फिर एक पॉश लोकेलिटी में सेट हो रहा है या फिर यूपी का बैकग्राउंड है, क्या बैकग्राउंड है उसको सेटिंग कहते हैं, वो सेटिंग है। कैरेक्टर्स के डिस्क्रिप्शन दिए उन्होंने, कौन से कैरेक्टर्स होंगे, क्या-क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें उन कैरेक्टर्स में, ये विंस गिलिगन ने उसमें बताया है। और जनरल नोट्स अबाउट द सीरीज़ की, मुझे लगता है कि सीरीज़ कैसी होनी चाहिए, जो भी एक्स्ट्रा आइडियाज़ आपके पास हम उनको दिखा सकते हो। तो ये बहुत अच्छी इन्होंने एक बाइबल बनाई थी इसमें, तो वो आप देख सकते हो। कुछ-कुछ जो बाइबल्स हैं वो बहुत लंबी हैं, बड़ी हैं, जैसे फाल्गु की बाइबल बहुत अच्छी है, फ्रीक्स एंड गीक्स की बाइबल बहुत अच्छी है, ग्रेज़ एनाटॉमी की बाइबल बहुत अच्छी है। ये सारे आप पढ़ सकते हो। ये ट्रू डिटेक्टिव की बाइबल है, जो आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि हाँ, ये शायद मैंने अपनी वेबसाइट पर डाली थी जो अब नहीं दिख रही है। स्टैंडिंग वेबसाइट जो है वो बंद हो चुकी है, तो आपको नहीं दिखेगी। पर ये सारी जो बाइबल्स हैं वो नेट पे अवेलेबल हैं। अगर आप डालोगे टीवी पिच बाइबल,
तो आपको मिल जानी चाहिए बहुत आसानी से डाउनलोड करने के लिए। 15-20 से 21 बाइबल्स एट एवरी टीवी स्क्रीन राइटर शुड रीड 40 शॉर्ट टीवी बाइबल्स टू डाउनलोड एंड स्टडी। तो इस तरह की पिच बाइबल्स आप डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हो और आपको पता चलेगा कि आपको पिचिंग कैसे करनी है। तो पहले किसी भी इंडस्ट्री में जाने से पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, तो वो तैयारी ये है। यहाँ से आपको और पता चलेगा टीवी सीरीज बाइबल क्या होती है। डिफरेंट लोगों को डिफरेंट आइडिया और डिफरेंट तरीके की चीजें बताएंगे, पर घूम फिर के जो टीवी बाइबल होती है वो यही होती है जो मैंने आपको बताया है कि इसमें वो सारी चीजें बताई जाती हैं कि आपकी फिल्म कैसी दिखने वाली है, क्या होगा, आप कितने क्लियर हो अपने कॉन्सेप्ट को लेके, उसमें सारी एलिमेंट्स होते हैं। बेसिकली जो पिच बाइबल थी वो मिपकॉम में बहुत इस्तेमाल होती थी। जैसे आप सिंडिकेशन करते हो या डिस्ट्रीब्यूशन करते हो किसी भी टीवी शो का या फिल्म का, तो आपको दूसरी कंट्री के लोगों को बताना पड़ता है कि हमारे शो में क्या क्या है। तो मिपकॉम करके, जैसे कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, वैसे मिपकॉम करके एक फेस्टिवल होता है जो फ्रांस में ही होता है, जहाँ पे शो सेल होते हैं, रियलिटी शोज की बाइबल सेल होती हैं, टीवी शोज की बाइबल सेल होती हैं। तो एक कंट्री दूसरी कंट्री को कंटेंट सेल करता है, जहाँ पे सब टाइटलिंग होती है, डबिंग होती है, बहुत सारी चीजें वहाँ पे आदान प्रदान होता है, मतलब वहाँ पे बेसिकली सेलिंग होती है। तो वो सेलिंग जो है वो मिडकॉम में होती है। तो कहने का मतलब ये है, ये वहां से चीज निकल के आई थी और ये बहुत ही लो लेवल पे थी, पर अभी नेटफ्लिक्स जब से आया है, नेटफ्लिक्स ने इस चीज को बहुत बड़ा कर दिया है। सो एवरीवन नाउ आस्क फॉर अ पिच बाइबल, जिसमें सारी चीजें होती हैं। तो सिर्फ स्क्रीन प्ले लिखने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नो वन इज गोइंग टू रीड योर स्क्रीन प्ले विच इज अ ट्रू फैक्ट। आपने स्क्रीन पे लिखा है, क्योंकि अगर कोई आपकी स्क्रिप्ट अप्रूव करता है तो तुरंत आप स्क्रीन पे उसको दे सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो शो योर टैलेंट कि आप को लिखना आता है। दूसरी चीज ये है कि आप पिच कैसे करो। अब बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में नहीं है या मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई भी वास्ता नहीं है, तो उनका स्क्रीन प्ले लोग कैसे पढ़ेंगे, कैसे उनका स्क्रीन प्ले देखेंगे। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप लिंक्डइन पे जाके लोगों से कांटेक्ट करो। इसके लिए फेसबुक इंस्टाग्राम नेसेसरी नहीं है। फेसबुक इंस्टाग्राम पे आप जनरल टॉक कर सकते हो, पर जो प्रोफेशनल टॉक है वो लिंक्डइन पे होती है। तो पहले तो 3-4 महीना बिता के लिंक्डइन पे जितने लोगों को ऐड कर सकते हो करो। नेटफ्लिक्स के, अमेजन के, जी के, एमएक्स प्लेयर के, जिस जिस ओटीटी ब्रांड को आप अप्रोच करना चाहते हो, जिस जिस प्रोडक्शन हाउस को आप अप्रोच करना चाहते हो, उनका नाम डालो, उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं उनके नाम उसमें आ जाते हैं, और उन लोगों को लिंक्डइन पे ऐड करना शुरू करिए। और जैसे जैसे वो लोग धीमे धीमे ऐड होते रहेंगे, वैसे वैसे आप उनको भेज सकते हो। लिंक्डइन पे आप सबको मैसेज नहीं कर सकते, एक रेस्ट्रिक्शन है उसमें, सबको मैसेज करने का लोगों ने बंद कर रखा है। तो आप उसमें लोगों को ऐड करिए, लिंक्डइन पे और एक्टिव हो जाइए, और लिंक्डइन पे अपना पूरा प्रोफाइल अच्छे से मेंटेन करिए, उस पर वीडियो शेयर करिए, उस पर आर्टिकल शेयर करिए, उस पर थोड़ा एक्टिव रहिए, अपने पोस्ट डालते रहिए, क्योंकि जो भी आपकी प्रोफाइल को लाइक करेगा या उसको आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, वो आपकी प्रोफाइल जरूर देखेगा कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो मैंने अपना प्रोफाइल काफी अच्छा मेंटेन कर रखा है, तो जिसकी वजह से 95% 90% जितने भी फ्रेंड रिक्वेस्ट फ्रेंड इन्विटेशंस में भेजता हूँ वो एक्सेप्ट हो जाते हैं, और मुझे भी रोज डेली के 10-20 फ्रेंड रिक्वेस्ट लिंक्डइन पे आते ही आते हैं। सो मेरे कुछ 5000 सुपर कनेक्शंस हो चुके हैं उसमें, और मैंने भी बहुत लोगों को उसमें अप्रोच किया है, जिसका मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। और वो सिर्फ मैंने टेस्ट के लिए किया था, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे स्क्रीन पे रेडी नहीं थे। तो अब मैं स्क्रीन पे रेडी कर रहा हूँ, पिच बाइबल्स रेडी कर रहा हूँ, जो कि ये ह्यूमंगस टास्क है। और तो करते रहिए, मतलब ये कुछ आइडियाज थे पिच करने के। इसके अलावा और कोई दूसरा तरीका नहीं है। नो वन इज गोइंग टू लिसन टू योर स्टोरी। अगर आप किसी भी डायरेक्टर को फोन करते हो या फिर आप उनको अप्रोच करते हो, क्योंकि अभी राइटर्स इतने ज्यादा है मार्केट में कि एवरी डायरेक्टर हैज हंड्रेड्स ऑफ राइटर्स अप्रोचिंग देम एवरी डे, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू योर स्टोरी, स्पेशली इफ यू आर न्यू, स्पेशली इफ यू आर नोविस, दे नो कि आपकी स्टोरी अच्छी नहीं होगी और नहीं होती भी है। और ये सच्चाई है कि जो नए राइटर्स होते हैं वो बहुत सारी चीजें नहीं जानते हैं। तो इसके लिए जैसा कि मैंने बताया है कि आपको बहुत सारे स्क्रीन प्ले पढ़ने पड़ेंगे, स्क्रीन प्ले की किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्टर स्ट्रक्चर कैसे वर्क करता है, रिडंडेंट सीन्स कैसे हटाएं, ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, तब जाके आपका स्क्रीन प्ले बेटर होगा। बट वॉट एवर बी द रीजन, डू नॉट ट्राई टू बी परफेक्ट व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेंड द स्क्रीन प्ले और पिच बाइबल। You can start from wherever you are. They will tell you the mistakes that you're doing. Sometimes they will respond, sometimes they don't respond, but in both the cases you have to keep sending them the screenplays and the pitch bible. आप ये मत सोचना कि आप अपना कंटेंट किसी को भेज दोगे तो वो चोरी हो जाएगा। नॉर्मली वो लोग पढ़ते भी नहीं है। और अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आप एक चीज जान लीजिए कि उनसे जीमेल एड्रेस ले लीजिए, क्योंकि जीमेल आईडी पे जो भी कंटेंट आप शेयर करते हो वो कोर्ट में एक एडमिसिबल एविडेंस है कि आपने इस डेट पे इस टाइम पे ये कंटेंट शेयर किया था। तो आपको राइट्स कराने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। वरना आप स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में जो मुंबई में है उसमें अपने राइट्स उसका कार्ड बनवा सकते हो, वहां पे अपना स्क्रीन पे रजिस्टर करा सकते हो। इसके अलावा जो मैंने एक और प्रोसेस बताया था जिसमें आप एक एनवेलप में अपना स्क्रीन पे डाल के खुद को रजिस्टर्ड पोस्ट करा लो, ताकि उस पर गवर्नमेंट की सील पड़ी होती है, और अगर आपने उसे ओपन नहीं किया है तो वो भी कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस होता है इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट।
सो बट बेस्ट तरीका है कि आप जीमेल का इस्तेमाल करो, जीमेल पे आप भेजो, वो आप इज़िली प्रूव कर सकते हो कि इस टाइम पे इस डेट को मैंने कंटेंट इनको भेजा था, व्हिच इज़ द मोस्ट सेफेस्ट मेथड। तो दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन अबाउट द पिच बाइबल, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ आप पूछिए, और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी पूछिए, मैं आपको बताता हूँ अगले व्लॉग में। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय।